नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है। एक राष्ट्रभक्ति लोगों के बीच जगाई जा रही है कि पाकिस्तान से हमें लड़ना है, हमें हिंदुत्व को अपनाना है। यह कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिसे आप नियो नेशनलिज्म कहते हैं, हम उसे रियल नेशनलिज्म मानते हैं, यानी सच्चा राष्ट्रवाद। अब आप देखें कांग्रेस पार्टी किस मुंह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करेगी, इसलिए वो नए नए टर्म को ईजाद कर रही है। इन्होंने तो अस्काई चीन के 60,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर को चाइना को कब्जा करने दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उस समय जब सदन में जवाब देना था तो उन्होंने कहा कि साहब उस इलाके में एक तिनका भी नहीं उगता, यानी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन का अवैध कब्जा होने दिया, ये कहकर कि भाई वहाँ पे एक तिनका भी नहीं उगता, यानी इनके लिए देश की जो सीमा है उसका कोई महत्व नहीं है। साहब एक तिनका नहीं उगता होगा, लेकिन किसी ने अगर हमारी देश की भूमि के भीतर अतिक्रमण किया, कब्जा किया, तो खदेड़ने की जिम्मेवारी आपकी थी। पाकिस्तान की बात करें तो जब 1971 के युद्ध में जब भारत विजयी हुआ था तो 80,000 के आसपास प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनको हम लोगों ने बांग्लादेश से जिनकी गिरफ्तारी की थी। उस समय अब उनको छोड़ने के बदले में हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। हम चाहते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हिस्सा को भारत में मिला सकते थे। 1971 में जब हमारी सेनाएं कराची तक पहुंच गई, लाहौर तक पहुंच गई, तो हमारी सेनाओं को रोक दिया गया। उस समय अगर हम चाहते ना तो जो पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की थी उनका बदला ले सकते थे, कुछ लेकर हम इन सैनिकों को छोड़ते। लेकिन ये तो दरिया दिली का देश था। इंदिरा गांधी ने सबको शिमला समझौते के तहत छोड़ दिया और भारत को वहीं से सेटबैक लगा। हम क्या कहते हैं साहब, डोकोहोम में आप घुसेंगे तो आप अगर हमसे युद्ध करने के लिए हमारी सीमा में घुसेंगे तो हमारे भी 20 जवानों की शहादत हुई, लेकिन चीन के भारी तादाद में सैनिकों की शहादत हुई थी। तो आप ये मान लें, और उस पर भी कांग्रेस ने प्रश्न किया था साहब कि चीन का एक भी सैनिक मारा नहीं गया। तो आपको क्या लगता है जहाँ गोली बंदूक चलाना मना है वहाँ हाथ से लड़ाई होगी तो हमारे 20 सैनिकों की शहादत होगी, चीन का एक भी सैनिक नहीं मरेगा? तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की आदत रही है, ये तो पुलवामा अटैक पर भी प्रश्न करते हैं, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, ये तो आर्मी के जनरल को एक लोफर और सड़क छाप व्यक्ति तक बताने वाले लोग हैं। इसीलिए राष्ट्रवाद की जो भावना है ना पूरे देश में, मोदी जी ने भरा। 370 कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी साहब, हम इन्हें नहीं हटाएंगे, लेकिन देखिए हम लोगों ने हटाया, एक पत्थर भी नहीं चला। तो ये है असली राष्ट्रवाद। प्रफुल्ल जी, पूरे चुनाव के दौरान हमने झारखंड के कई हिस्सों को कवर किया है। लोगों का समर्थन तो भाजपा को मिल रहा है, लेकिन वहीं कई लोग हैं जिनका मानना है कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत बड़ी है, तो महंगाई पर भी बात करना चाहिए, ये उनका मानना है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा को छेड़ा। मैं मानता हूँ महंगाई अगर कहूँ कि नहीं है तो ये बेमानी सी बात होगी, महंगाई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कंट्रोल किया। अब देखिए, विश्व की जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व की खराब है। अमेरिका, ब्रिटेन, उनकी इकॉनमी से हमारा इकॉनमी बेटर परफॉर्म कर रहा है। और रही बात तो यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा था तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन हमारी देखिए फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि हम लोगों ने तेल खरीदा, रूस से तेल खरीदा, तमाम प्रतिबंध विश्व के लगाने के बाद भी, और उसी तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों में बड़े दामों पर बेचा। तो हमारी ये फॉरेन पॉलिसी अब प्रो एक्टिविस्ट हो गई है। दूसरी बात है कि महंगाई की अगर आप औसतन दर की बात करें तो ये 8.2% थी यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में, और ये अभी 2014 से 24 के बीच में 5% के आसपास रही है। देखिए, एक मिथ्या उड़ाया जाता है कि 400 रुपये का सिलेंडर जब 2004 में इनकी सरकार थी, तो ये बताना भूल जाते हैं कि उस समय सारे सिलेंडरों में सब्सिडी मिलती थी, और ये सब्सिडी इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि यूपीए सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट किया था, जिसके कारण ये सब्सिडी समाप्त हुई। उस समय भी 1 जनवरी 2014 को इंडियन ऑयल की साइट पर जाएंगे तो जो नॉन सब्सिडी, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर था उसकी कीमत 1234 रुपये थी। आज नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 890 रुपये है, जो हमारे और आपके घरों में आता है। और इसमें 300 रुपये अगर आप उज्ज्वला योजना के तहत बहनों का सिलेंडर का दाम जोड़ दें, घटा दें, तो ये 590 हो जाएगा। तो उस समय 400 और अभी 590। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, सब्सिडी सिलेंडर का दाम जोड़ते हैं लेकिन नॉन सब्सिडी सिलेंडर का दाम नहीं बताते हैं। पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो उस समय जब इन्होंने सत्ता छोड़ी, जब सत्ता में आए 2004 में, तो उस समय 32 रुपये थी और प्रति लीटर, और जब सत्ता छोड़ी इन्होंने 2014 में तो 68 रुपये थी, यानी 210% की वृद्धि थी।
और जब अभी पेट्रोल की कीमत की बात करें तो रांची में 98-99 रुपये के बीच में रहता है, यानी 2014 से 24 के बीच में 60% की वृद्धि हुई है। ऐसी डीजल की बात करें तो 22 रुपये का डीजल था साहब 2004 में। इन्होंने जब सत्ता छोड़ी तो डीजल की कीमत 52 रुपये हो गई थी, यानी 210% की वृद्धि थी। और आज डीजल की कीमत 90 रुपये के आसपास है, यानी 70% की वृद्धि हुई है। तो उनके समय 210 और 220% की वृद्धि थी पेट्रोल और डीजल में, हमारे समय 60-70% है। और हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, लोगों का इनकम भी बढ़ा इसी बीच में। 75 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो ये कहना कि हमारे समय आर्थिक स्थितियाँ, महंगाई बेकाबू हो गई, ये लगता है गलत बात है। जी, एक प्रश्न रहेगा आपसे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स को साधा जाए। और वहीं अगर आप लोग की बात करें तो बड़े लीडर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े मन से जय श्री राम के नारा भी लगाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदू वोटर्स के भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पार लगाएगी? देखिए, जय श्री राम के नारे पर किसी को क्यों आपत्ति होगी भाई? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, वो तो देश के आराध्य थे। वो किसी धर्म से उनको बांधना, ये मुझे लगता है सांप्रदायिक आपकी दृष्टिकोण को दर्शाता है। और जहाँ तक रहा मुसलमानों की बात, तो हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। हमारी जितनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाओं का क्या लाभ मुस्लिम बहनों ने नहीं लिया? क्या जो हमारी आवास योजना है उसका लाभ मुसलमान भाइयों ने नहीं लिया? जो सड़कें बनी साहब, क्या उस सड़कों पे मुसलमान नहीं चलते? जो हमारे यहाँ 75 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, क्या उसका फ़ायदा मुसलमान नहीं उठाते? तो ये एक भ्रांति फैलाई जाती है। हाँ, हम उसका ज़रूर विरोध करते हैं जब ओबीसी के हिस्से का आरक्षण छीनकर आप मुसलमानों को दे दें, क्योंकि संविधान निर्माताओं की भी ये सोच थी कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अब वेस्ट बंगाल में जब हाईकोर्ट ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को स्ट्राइक डाउन किया और ओबीसी के लिस्ट से जो जातियाँ थी, मुस्लिम जातियाँ, उनको बाहर कर दिया, तो किसी इंडी गठबंधन के बड़े नेता ने इसके समर्थन में बयान नहीं दिया। सबको चुप्पी सध गई, जैसे कोई मरघट का वातावरण हो। तो इनके लिए मुसलमान जब तक वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा होंगे ना, तब तक ना तो मुसलमानों का भला होगा ना देश का। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से प्रत्युष सहदेव जी ने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ।